न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया के अंदर आज हमारे दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ आए हैं, हमारे मेहमान हैं पूर्व पार्षद अजय जी पोरवाल, नमस्कार। मशहूर लॉयर अशोक जी सिंघवी, जो जनहित के मुद्दे काफ़ी उठाते हैं और कई बार जनहित के जो याचिका होती है वो कोर्ट के अंदर लगाते हैं आप। और जिस मुद्दे को लेकर आज अजय जी से हम मिल रहे हैं, 272 प्लाट का जो मुद्दा उदयपुर के अंदर बहुत हॉट चल रहा है अभी, जिसको लेकर पिछले 8-9 साल से अजय जी उस पर काफ़ी कुछ उन्होंने रिसर्च किया है। इस मुद्दे को लेकर आप ही सबसे पहले आए हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ही आपने इसको रखा, जिसमें एक एसओजी का गठन किया गया जिसके लिए, और जिसकी जांच जारी थी, जिसके अंदर अशोक जी उस चीज़ को देख रहे हैं। तो अजय जी भाई साहब, कैसे आपको पता लगा कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा होगा कि 272 प्लॉटों का इतना बड़ा, इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 वोट भाजपा के बने हुए हैं, आप आए उसके बाद में कैसे पता लगा कि आपको ये चीज़ ऐसा हुआ है? भाई साहब, मैं चुनाव 3 बार लड़ा। एक बार 2004 में लड़ा जो 11 वोट से हार गया था। 2009 में मैं पार्षद नॉमिनेट हुआ पंचवटी से। 2009 से 14 में मैं पार्षद था। उसी दरमियान सरकार ने आदेश निकाला कि यूआईटी की जो कॉलोनियाँ है, यूआईटी की, उसकी देखभाल और मालिकाना हक अब नगर निगम उदयपुर करेगा। अभी नगर निगम उस समय नगर पालिका, नगर परिषद हुआ करती थी, वो करेगी। तो उस सिस्टम के अंदर नगर पालिका, यूआईटी ने कुछ जो फाइलें थी, जो कॉलोनियों की, मकानों की, भूखंडों की फाइलें थी या मकानों की फाइलें थी, वो फाइलें नगर निगम को दी। उसको गिवन ओवर और टेक ओवर एक प्रोसेस होता है कि उन्होंने साइन करा के लिया कि यार ये कॉलोनी के ये प्लॉट हमने बेचे हैं, ये प्लॉट तुम्हारे, और ये इन्होंने साइन करके हमने प्राप्त कर लिया। क्या होता है, यूआईटी में जब ये कॉलोनियाँ कटी थी तो उसमें प्रीमियम प्लॉट हुआ करते थे। उसमें यूआईटी रोक लेती थी कि इसको अपन समय भविष्य में प्रीमियम पे रेट बेचेंगे। कॉर्नर प्लॉट होते ये होते थे। वो प्लॉट का मालिकाना जब नगर निगम में कॉलोनी आ गई, तो सारी कॉलोनियाँ नगर निगम में आ गई, तो नगर निगम उसकी मालिक हो गई। सारी पत्रावलियाँ उसी समय दे दी गई थी, हाथों हाथ सरकार ने आपस में दे दी। ये प्रोसेस चला 2004 से 2010 के बीच। इसी दरमियान मैं 2009-11 की बात बता रहा हूँ कि सेक्टर 6 के अंदर हमारे साथ जो एक पार्षद था, उसने एक मकान उस प्लॉट के ऊपर, अवैध प्लॉट पर कब्जा करके फर्जी कागज़ बना के मकान बना दिया। मैं जनप्रतिनिधि था, मेरा दायित्व था। मेरे साथ ये अशोक जी, ये भारतीय जनता पार्टी समझ पर ये उदयपुर के चिंतक रहे, इनको और हमारे मित्र और उन दोनों प्रतिवक्ता को लेके मैं उस तत्कालीन महापौर रजनी डांगी के पास गया। मैंने कहा ये प्लॉट नगर निगम उदयपुर का है, इसका मालिकाना हक है। उन्होंने बात की संज्ञान लिया मेरा, और उस प्लॉट पे बने मकान को उसी दिन तोड़ाया और प्लॉट को कब्जे में लिया। उसके बाद मेरे साथ घूम के तत्कालीन मेयर रजनी डांगी ने 197 प्लॉट पे लोहे के बोर्ड लगाए जिस पे लिखा हुआ था ये संपत्ति नगर निगम उदयपुर की है। 197 प्लॉट पे। वो दरमियान ऐसा था कि 2014 तक हमारा कार्यकाल था, और उस समय प्रभारी थे चंद्र सिंह जी कोठारी, जो आने वाले बाद में आप महापौर बने उदयपुर के, वो प्रभारी भी थे, उनके जानकारी में भी था। मतलब प्लॉट खाली थे, ये बात तय थी। बोर्ड लगाने वाला अधिकारी भी अभी भी नगर निगम में राजस्व अधिकारी का काम कर रहे हैं, उनको भी पूछ सकते हैं। बात खत्म हो गई। जैसे ही रजनी डांगी का काम खत्म हुआ और चंद्र सिंह जी का दौर शुरू हुआ, एक कोई टीम आई, उन्होंने फर्जी कागज़ यूआईटी के बनाने शुरू किए। यूआईटी के बनाने का मतलब ये हो गया, कन्हैयालाल जी आपका एक प्लॉट है, आपके नाम से एक कागज़ तैयार किया यूआईटी का कि कन्हैयालाल जी के पिताजी का नाम, और कन्हैयालाल जी आए नगर निगम में कि भाई ये मेरे पिताजी मेरे नाम से प्लॉट रखे गए और इसका म्यूटेशन कर। ये म्यूटेशन की कहानी चालू होते होते इन्होंने लाखों रुपए के इस तरह के प्लॉटों की गड़बड़ की। मेरे पास जब ये कॉलोनी यूआईटी से नगर निगम में आई, तो मैंने नगर निगम से एक सारी कॉलोनियों की फ़ोटोकॉपी ले ली थी। ये इस नगर निगम का दुर्भाग्य को, या मेरा सौभाग्य को, या उदयपुर की जनता का सौभाग्य को, उस जो रजिस्टर हैं जो कॉलोनियों के, उसके बाद मेरे को पता चला कि उन प्लॉटों में बहुत सारे प्लॉटों में मकान बन गए या कब्जे हो गए। प्रीमियम प्लॉट थे, कॉर्नर प्लॉट है, दिखता है सामने वो प्लॉट है। कान नगर में 1 नंबर प्लॉट था, सेक्टर 8 के 1 नंबर प्लॉट था, वो 16,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, 200 फीट रोड पे था। उसकी डीएलसी रेट मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये है। उस प्लॉट को चंद रुपए में इन्होंने रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने वाला और कब्जा करने वाला कौन?
अभी जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी का नेता है दीपक बोलिया, उसका साला राजेंद्र धाकड़, उसने क्या किया, राजेंद्र धाकड़ भी चालाक था, उसकी बीबी के नाम से कागज़ बनवाए, बीबी कोविड में डेथ हो गई, पर गलती उसने ये कर दी, गवाह के अंदर उसने राजेंद्र धाकड़ लिखा हुआ है। उसने करीब 27-28 प्लॉट का किया, वो अकेला नहीं है, इसमें कई तरह के लोग हैं, पर एक कागज़ का आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने ये शिकायत लेके अभी जो महापौर साहब है जीएस टांक के पास गया। जीएस टांक साहब ने कहा आपको इस कमेटी में रखेंगे, क्योंकि मैं नॉमिनेट पार्षद था, मैं निर्वाचित नहीं था। मैं तैयार हूँ, पूरी मदद करूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी के समझदार किसी भी आदमी को लगाना। उस कमेटी बनाई गई साहब, कमेटी में अरविंद जी जारोली को रखा गया, मेरे को रखा गया, आशीष को रखा गया और सिराज साहब को रखा गया। ऐसे 5-7 जने की कमेटी बनी। फिर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कमेटी चेंज की, उसमें सिराज को भी भगाया और सिराज को भी हटाया और अरविंद जी जारोली को भी हटा के आशीष जी कोठारी, मेरे को और पारस जी को जनप्रतिनिधि के हिसाब से रखा। उस तत्कालीन जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी वो नीलम वर्मा डीटीपी, उसको रखा। एक दादी जी साहब थे, उनको रखा और 2-3 बाबू को रखा। इन्होंने एक कमेटी बनी। कमेटी के बाद पहली मीटिंग हुई। उस कमेटी के अंदर कुछ नाम चेंज हुआ, उसमें पारस सिंघवी जो इस कमेटी में, हमारे पास कोई कागज़ नहीं था, उसमें कमेटी का चेयरमैन बनाया, परंतु उन्होंने आके कहा मैं चेयरमैन हूँ इस कमेटी का। मैंने कहा साहब बड़े हो, चेयरमैन हो, अपन को काम करना है। उन्होंने बताओ क्या चीज़ है, बताया मैंने, और सारी मीडिया को मैं साथ ले जाके हर मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कराया इस मामले में, और हर कागज़ को लेके गया। मैंने कहा साहब सबसे वो के 5 प्लॉट के नंबर बताओ। मैंने कहा सेक्टर 11 में 746, 47, 48 नंबर प्लॉट, सेक्टर 8 कान नगर का 1 नंबर प्लॉट और सेक्टर 6 में 2 प्लॉट, ये प्लॉट है, इनके कागज़ मंगा लो। कागज़ मंगाए, उस समय तक तो उनके मन में भी कोई दुर्भावना थी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है। तो डीटीपी थी हमारी नीलम वर्मा, उनको कहा अगली बैठक में अपन वहाँ जाके स्पॉट पे देखेंगे क्या चीज़ है। स्पॉट पे देखा उन्होंने। दूसरी मीटिंग बड़ी मुश्किल से 1 महीने बाद बुलाई, उसमें देखा, उनको पता चला वाकई में कुछ न कुछ है। तीसरी मीटिंग में उनको जब उदयपुर के अखबारों ने और मीडिया ने मेरा साथ देना शुरू किया, और 4 महीने तक मीडिया लिखती रही, क्योंकि 1 महीना दूसरी मीटिंग उन्होंने बुलाई नहीं, तो मैंने महापौर साहब को बोला और तीसरी मीटिंग बुलाई। तीसरी मीटिंग में इन्होंने अंदर ही अंदर बंद कमरे में नीलम वर्मा डीटीपी से जांच रिपोर्ट बनवा ली, आनन फानन में। जो जांच रिपोर्ट मेरे पास अभी ये रही। और सबसे बड़ी बात, इस जांच रिपोर्ट को मेरे को देके कहते हैं कि हमारे तरफ से जांच हो गई। तो इसके स्वयं आपके अलावा जो अन्य सदस्य इस समिति के अंदर थे, कमेटी के अंदर थे, भारतीय जनता पार्टी के थे भाई साहब। अच्छा, उनके इसके अंदर ऑथेंटिक सिग्नेचर है? जनप्रतिनिधि का साइन ही नहीं कराया उन्होंने, और ये साइन है, इसमें नीलम वर्मा के साइन है, संदीप दादी जी के साइन है, और दीपिका मेनारिया जो लीगल ऑफिसर है उसके साइन है। ये उनके ओरिजिनल साइन है? यस। तो इसमें कोई सील वगैरह का प्रावधान नहीं होता है कि सील लगती है? नहीं, जांच रिपोर्ट है अपन, अब ये उन्होंने दी है एसओजी के अंदर। जब इसके बाद आगे की कहानी बता रहा हूँ आपको। आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इसके ऊपर? पूरी मीडिया थी अंदर, उन्होंने तो ख़त्म कर दिया कि हमने कर दिया तीसरी मीटिंग में। अब क्या हुआ, इनसे गलती हो गई। 6046 प्लॉट और तो इनको मिले, और 5733 वहीं से आज 336 प्लॉट का गड़बड़ हो गई इनसे, आनंद फानन में बनाई। इन्होंने खुद ने माना है कि हमने 40 प्लॉट तो हमारे कब्जे के हैं, मतलब इन्होंने बोर्ड लगाए, और 41 प्लॉट को इन्होंने नोटिस दिए। 81 प्लॉट तो ये मान रहे हैं। ये पर 157 जो प्लॉटों की आप बात बता रहे हैं, रजनी डांगी जी के समय थे, तो सारे क्या बोर्ड उठा के फेंक दिया सब पे? ये बोर्ड देखो, मेरी बात सुनो साहब, समय समय पे महापौर चेंज होता रहता है। उस समय प्रभारी थे चंद्र सिंह जी कोठारी, नगर निगम उदयपुर के, और महापौर थी रजनी डांगी। रजनी डांगी का जाने वाला कार्यकाल और मेरा ऐसा सोचना चंद्र सिंह जी का आने वाला काल, ये सारे प्लॉट का जो लफड़ा हुआ है वो सिर्फ 2015 से 16 के बीच में हुआ, जब आयुक्त उदयपुर हिम्मत सिंह बारट थे। आयुक्त को ये मालूम था, क्योंकि वो कब्जा हटाया था हमने, आयुक्त को मालूम था ये माल पड़ा हुआ है। अच्छा, अकेला आयुक्त नहीं है इसके अंदर नगर निगम के बहुत सारे कर्मचारी भी हैं। हमारी बात चलती रही, हम उदयपुर के कई जनप्रतिनिधियों से मैं मिला,
उन्होंने कहा यार आप कोई कहता है ACB में कराओ, कोई कहता। फिर हमने ये तय किया, हमारी जो कोर कमेटी मैंने बना रखी थी उसमें ये सब जनों ने तय किया कि हम SOG में मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरे साथी ये बैठे हैं साथ में, इन्होंने मेरी बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और इन्होंने सारे कागज़ बनवाए मेरे से, क्योंकि लीगल, मैं जनप्रतिनिधि राजनीतिक आदमी हूँ, लीगल कागज़ तैयार किए, हम SOG में जाके मुकदमा दर्ज कराएं। SOG मुकदमा दर्ज कराया और सेकेंड डे यहाँ पे अशोक गहलोत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो यहीं थे। मैंने 100 कांग्रेसियों को ले जाकर सर्किट हाउस में कागज़ दिए कि मैं साहब इस तरह का उदयपुर में मामला हुआ। कई मीडिया वाले भी साथ थे, उनके कहने से अशोक गहलोत ने दूसरे दिन SOG की टीम को यहाँ भेज दिया। राजेश मेश्राम साहब थे एडिशनल SP तत्कालीन, वो यहाँ आए, 15 दिन रुके, उन्होंने कुछ कागज़ मांगे और फिर वो ठंडे हो गए। अब ये क्या कारण रहा पता नहीं चला। राजेश मेश्राम साहब, आपने वापस इसके लिए फीडबैक नहीं लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैंने SOG में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आप मेरी जगह हो तो क्या करूं? मैं जाके आपको ये पूछ सकता हूँ क्या कार्रवाई हुई? क्या आपने CM से बात की जयपुर जाके? मैं आपको बता रहा हूँ आगे। फिर ये जांच आ गई जोधपुर, क्योंकि राजेश मेश्राम साहब का ट्रांसफ़र हो गया तो जोधपुर आ गई। 20 बार जयपुर गया और 20 ही बार जोधपुर गया। और जिस तरह से मैं मुलजिम हूँ, जैसे SOG के बाहर खड़े रहना पड़ता है वहाँ जोधपुर चौकी के बाहर, उन्होंने वो भी 7-8 दिन रहे यहाँ उदयपुर। उन्होंने कुछ कागज़ इकट्ठे किए और उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ मैं खुद बीमार हो गया, मेरे किडनी का ऑपरेशन था, 1 साल तक मैं पूरा बीमार था। और उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए। विधानसभा चुनाव में जब मैंने ये फतेह सागर पे ये मामला वापस गर्म किया थोड़ा सा, तो मेरे को कुछ मेरे साथियों ने, मेरे बड़े भाइयों ने मेरे को नीच करके भी शब्दों का उपयोग किया। ये तो नीच है, ये हमारे को डुबो रहा है BJP को। फिर ये मामला चुनाव हो गए, मैं ये मामला हमारी कांग्रेस की सरकार चली गई, पर अभी जो विधायक आए, जागरूक विधायक आए, मैंने उनको 2-3 बार जाके मैं पहले मिला, फिर इनको लेके गया। मैंने कहा भाई साहब इस मामले में उठाओ, उदयपुर का 400 करोड़ 500 करोड़ का मामला है। उन्होंने मेरा मामला समझा, उन्होंने विधानसभा में उठाया और अभी ये विधानसभा में उठने के बाद ऐसा लग रहा है, मेरे को प्रतीत हो रहा है कि वो इसमें कोई न कोई जांच में अपन कुछ। और जैसे संबंधित मंत्री उन्होंने बताया ये 100 करोड़ का ही मामला है, जिस तरह आप पता 1200 करोड़ भाई 400 करोड़ मंत्री साहब सीकर के रहने वाले हैं। मंत्री साहब ने उदयपुर की परिप्रेक्षा नहीं समझी है। मैं आपको बता दूं, एक प्लॉट 16,000 स्क्वायर फीट का 200 फीट रोड पे DLC उसकी 60-70 करोड़ रुपए की आती है। इस तरह से मैं तो 272 तो बोल रहा हूँ, 385 प्लॉट की तो मैंने लिस्ट दी है। और हो सकता है इसमें गलत हूँ मैं 100 प्लॉट मेरे गलत होंगे, कहीं आपने अलॉट किए कहीं कुछ हुआ, पर 272 से ज़्यादा ही है प्लॉट। अब ये उठाया है विधायक साहब ने। मैं आशा कर रहा हूँ और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इस कार्यकाल में जो मुलजिम हैं वो पकड़ाएंगे। मेरा एक सवाल है अशोक जी साहब आपसे कि आप भाजपा की तरफ से भी एक अधिवक्ता भी हैं और आप अजय जी साहब के साथ में लग के इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। इसके ऊपर आप साथ लग के पूरी कार्रवाई के अंदर सहयोग भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी उचित कार्रवाई जो भी है विधि के अनुसार जो आप उसके अंदर आप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसके अंदर ऐसी क्या कमी पेशी निगम की या UIT की रही है, लेन देन के समय की रही है या जो भी रही है, आपने अभी तक जो इस प्रकरण को जांचा है तो उसके अंदर से ऐसी क्या चीज़ निकल के आ रही है कि इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई न पहले हुई और न अभी तक हो रही है? तो ऐसा क्या आपको लगता है कि इसके अंदर निगम ज़्यादा जिम्मेदार होता है, UIT ज़्यादा जिम्मेदार होता है, अधिकारी? अगर इन सब की ऐसी बंदरबाट क्या चल रही है जिसकी वजह से उदयपुर की आम जनता उसको फ़ायदा मिलने से वो वंचित हो रही है, वो तो तड़प रही हो, दूसरे दिन जो भ्रष्टाचार करके और अपना पेट भर रहा है? वैसे इसमें सभी पक्ष जिम्मेदार हैं, UIT भी है, नगर निगम भी है, सभी पक्ष इसमें कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक कार्यकाल ऐसा रहा है जिसके अंदर ये सब चीज़ें आई है। किसी ने अनपिकी से कुछ किया हो तो बात अलग है, क्योंकि एक्चुअली क्या UIT में जब ये जब सब प्लॉट सेक्टर 3, 4, 5, 6 और जो योजनाएं बनाई है UIT द्वारा और प्रताप नगर वगैरह जो सेक्टर 11 और जो योजना बनाई, उस वक्त जब अपन प्लॉट लेते थे तब रामलाल के नाम से कोई प्लॉट अपन ने लिया है तो उसमें क्या रसीद कटती है, एक रसीद कटती है, मतलब वो चाहे 2000 या 1500 या 2000 रुपये की एक रसीद होती थी कि ये प्लॉट के मालिक आप हो और इसकी रसीद आपको करनी। उस रसीद का हवाला उनके एक UIT के रजिस्टर में होता है भाई, ये रजिस्टर। अच्छा, फिर वो जो फाइल पत्रावली तैयार होती है उस पत्रावली के अंदर उसके अंदर उसका मेंशन होता है कि ये पत्रावली के अंदर कि भाई ये जो है
ये रसीद नंबर से ये प्लॉट अलॉट हुआ है इनको और ये इतने पैसे इन्होंने जमा कराए। देन आफ्टर दैट आप उसके मालिक हो गए उस प्लॉट के। इन बिटवीन क्या हुआ, सेक्टर 3, 4, 5 जब डेवलप हुए तब 72 में यहाँ बिल्कुल कोई स्थिति नहीं थी कि इस प्लॉटों को, तो कई लोग ने ले तो लिए प्लॉट, पर उन्होंने राशि जमा नहीं करे। तो राशि जमा नहीं करी तो 7 डेज में वो फॉर्मूला था कि 7 डेज में जो राशि जमा नहीं कराएंगे तो ये प्लॉट निरस्त, स्वतः निरस्त समझे जाएंगे, स्वतः, तो स्वतः निरस्त हो गए। देन आफ्टर ये प्रोसेस चलता रहा। 72 से 2004 तक ये सब यूआईटी के पास ही थे। 2004 ने वो स्कीम जब ट्रांसफ़र की, सभी स्कीम पूरी लगभग 30 स्कीम पूरी जो ट्रांसफ़र की, ट्रांसफ़र करने के बाद क्या हर पत्रावली के अंदर लिखा जाता है कि भाई ये फला रसीद नंबर और फला ये से ये प्लॉट इनको अलॉट हुआ। देन आपने क्या हो, कई लोगों ने पैसे जमा नहीं कराए तो वो प्लॉट ऐसे ही रह गए। तो इस तरह से निकलते निकलते वो क्या हो गए। अब क्या है कि कुछ एक कोकस यहाँ आता है और अधिकारियों से मिलता है और अधिकारी और दोनों जब भू माफिया हैं वो सब मिलकर उन्होंने देखा कि भाई यार ये काफ़ी कुछ प्लॉट्स हैं इस तरह के। तो उन लोगों ने देखा कि यार अब इसका क्या करें। तो वो लोग रामलाल, श्यामलाल और जो जिन जिन लोगों के नाम पे अलॉट हुए उनके बच्चों को लेके आए या उनके पोते को लेके आए कि साहब हमारे पिताजी का प्लॉट है, हमारे दादाजी का प्लॉट है, पर वो अलॉट नहीं हुए प्लॉट। कई प्लॉट ऐसे भी हैं जो इन्होंने खुद ने स्वतः कागज़ बना के बेचे हैं, ऐसे कि जो अजय जी कह रहे हैं वो सही बात है। ऐसे कई प्लॉट भी हैं जो कागज़ बना के, पर कुछ प्लॉट ऐसे थे कि जिनके अंदर ये था कि भाई यार रामलाल और श्यामलाल के नाम पे थे, दादाजी के नाम पे था, कागज़ अलॉट में तो हुआ पर जमा नहीं हुआ प्लॉट, तो उस कारण रसीद नहीं हुई तो वो प्लॉट स्वतः निरस्त हो गए। लेकिन यूआईटी में जब कॉलोनी ट्रांसफ़र हो गई तो 2004 में अधिकारी को जानकारी रहती है कि भाई यार ये प्लॉट है और इस तरह के खाली पड़े हैं और ये अलॉटमेंट नहीं हुए हैं इनको, और इनका ना तो कोई मालिक है और मालिक है नगर निगम और यूआईटी से। हम लोगों का ये था यूआईटी और मालिक है तो नगर निगम मालिक है, तो इस प्लॉटों को यूआईटी और नगर निगम के पास ही रहने चाहिए। लेकिन कतिपय अधिकारी और कतिपय भूमि दलाल मिलकर इन प्लॉटों को क्या करते हैं कि एक्चुअली एक कागज़ बनाते हैं, कोकस को कागज़ बनाते हैं और कागज़ बना के उसको उस के अंदर एक पत्रावली यूआईटी के कुछ अधिकारी मिलकर एक परफॉर्मा होता है, उस परफॉर्मा के अंदर नाम लिखकर उसको कागज़ को उसके अंदर जमा करते हैं नगर निगम की पत्रावली के अंदर। नगर निगम की पत्रावली के अंदर जमा हो गए तो फिर एक आदमी आता है, रामलाल का पोता आया, रामलाल का बच्चा आया, तो वो कहे साहब मेरे पापा का नाम पे प्लॉट है, मेरे दादाजी के नाम का ये प्लॉट है और ये इसका नामांतरण मेरे नाम पे की जाए, इसकी लीज डीड मेरे जाए। उनके 72 में कोई प्लॉट अलॉट हुआ और 2004 या 24 में आ रहा है, 20, 22, 21 या 15 में कोई आदमी आ रहा है कि साहब मेरे दादाजी का प्लॉट है, उसको सपना आ रहा है साहब का दादाजी का प्लॉट है और इसका म्यूटेशन किया जाए, इसकी लीज डीड जारी की जाए। वाह साहब, ये म्यूटेशन और ये लीड डीड एकदम अभी इसी दरमियान 2014 से लगाकर 2021-22 तक रेगुलर जारी हुई। तो म्यूटेशन और लीड डीड जारी हो गई साहब। म्यूटेशन लीड डीड जारी होने के बाद फिर क्या है, अब कोकस को प्लॉट भी बेचने हैं, तो प्लॉट बेचने के लिए उन्होंने क्या किया, दलाल के माध्यम से किया। तो अब अगर मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, मेरे को कोई प्लॉट लेना है तो मेरे पास देखो इतना राशि होता नहीं है, तो मैं बैंक से लोन भी लेता हूँ और स्वाभाविक तौर से तो मैं गया साहब, तो इन्होंने मैंने भूमि दलाल से पूछा या किसी से पूछा कि साहब ये प्लॉट, तो साहब ये प्लॉट आप यूआईटी में नगर निगम में चेक कर लो, नगर निगम के पास इसके कागज़ हैं। मैं नगर निगम के पास कागज़ गया, नगर निगम ने कहा नहीं साहब ये प्लॉट वैलिड है, मैंने ये प्लॉट खरीद लिया। तो दोष किसका है भाई? आपने नामांतरण किस आधार पे किया? लीज डीड किस आधार पे की? नामांतरण और लीज डीड करने से पहले आपको रसीद, जब आप कह रहे हो कि आज इनकी रसीद नहीं है, इसके आधार पर इनको स्वतः निरस्त किया जाता है, तो रसीद नहीं है तो उस वक्त भी देख लेते ना आप, जब आपके पास ये नामांतरण के लिए आया, क्योंकि आपके मन में करप्शन था, आपके मन में कुछ न कुछ था जिसके कारण आप चाहते थे कि ये प्लॉट का पैसा हमारे पास आवे, तो उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार करके ये पैसा तो ले लिया और लेकर अपनी जेब में भर लिया और वो प्लॉटों को बिका दिया। पर इनोसेंट आदमी कई लोगों ने एक सवाल और उठता है अशोक जी कि जिसके अंदर जैसे निगम ने जो रसीद काट के जो पैसा लिया और बीच में जो दलाल काम कर रहा है, तो बीच का जो पैसा है उस पैसे का क्या हुआ है उसके अंदर, इसका क्या क्या अधिकारी के इसके अंदर ये क्या बंदरबाट है? मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। आपने भी अखबारों में एक किस्सा सुन रहे होंगे, एक यूआईटी ने केस कर रखा है फर्जी पट्टों का और अम्मा माता के थाना एसओसी साहब उसका इंटरोगेट कर रहे हैं। बिल्कुल बंद है, आज भी बंद। उस आदमी को इंटरोगेट कर लो ना, वो सही बता देगा। ये उसी आदमी को चूक हो रही है, मैं बता दूँ सिस्टम में कहाँ चूक हो रही है। मैं आपको इसका किस्सा बता देता हूँ। इसमें 4-5 तरह की गैंग काम करती है। एक गैंग काम करती है, भू माफिया की गैंग है, मैं गैंग इसलिए कह रहा हूँ अपराधी हैं। एक तो नगर निगम से कागज़ बनाते हैं, तो कागज़ बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले बड़े अधिकारी से सौदा कर लेते हैं। आप जो कह रहे हो पैसे की बात, बिना अधिकारी के से तो काम होएगा ही नहीं। अधिकारी कहता है साहब सबसे पहले आएंगे लोअर स्टेज पे,
लोअर स्टेज पे क्या करेंगे, जो कागज़ उसने 72 में कागज़ का अलॉटमेंट का कागज़ है, वो कागज़ उस रजिस्टर जो टेक ओवर गिव ओवर जो रजिस्टर है उसमें लिखना पड़ेगा नाम कि अजय पोरवाल, उस कॉलोनी के अंदर लिखना पड़ेगा, तो वो प्लॉट कागज़ वहाँ लगाते हैं। उस लगाने का कागज़ जो सबसे लोअर सबसे छोटा आदमी है वो 6 बजे के बाद उस फाइल में उस बस्ते बने हुए नगर निगम में, उस बस्ते के रजिस्टर में नाम लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं अजय पोरवाल 101 नंबर प्लॉट, और वो कागज़ रख देते हैं। वो आदमी म्यूटेशन के लिए फाइल लगाएगा, तो फिर बाबू के पास आती फाइल, बाबू क्या करता है, मार्क करता है महापौर को, इसको कमिश्नर को, कमिश्नर लिखेगा उसको कि इस फाइल को चेक की जाए। तो फेल चेक कैसे की जाएगी, बाबू के पास वापस आएगी, तो उसमें चेक किया जाएगा कि भाई अपने पास प्लॉट खाली है कि नहीं है, वो देखेगा रजिस्टर में यस, तो उस बाबू का भी हिस्सा पाती सब हो गई है वहाँ पे, बाबू कहेगा यस सर खाली है, फिर वो रिपोर्ट करेगा चाहिए को कि देख के आओ खाली है कि नहीं प्लॉट है कि नहीं मौके पे, वो भी उसकी रिपोर्ट दे देगा, और फिर वो वापस जाएगा साहब खाली है प्लॉट बिल्कुल सही है, तो कहेगा इसका म्यूटेशन खोल। ये मेरा जो ये कहने का जो मतलब था, मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि जो निगम के अंदर जो पैसा जमा हो रहा है और जो रेट वहाँ की चल रही है, इसके बीच का जो खेल है वो खेल पैसा जमा नहीं हुआ है, पैसा जमा नहीं होता है, म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का पैसा बहुत नॉमिनल है। भाई मेरे पिताजी मेरे कोई चीज़ जुड़ और मेरे नाम से करा ना, उसका पैसा नॉमिनल है, डीएलसी रेट से पैसे नहीं आ रहे। भाई मान 5-10,000 50,000 रुपये जमा करा देगा ना आदमी। मान लिया जाए प्लॉट है 1 करोड़ रुपए का, या 50 लाख 70 लाख 80 लाख का कोई प्लॉट है, तो 80 लाख में से म्यूटेशन और नामांतरण करने में कितना पैसा लगेगा? मामूली रकम 10,000 20,000 30,000 40,000 मैक्सिमम साइड 50,000 मैक्सिमम साइड मान लो, किसी दलाल को भी देने पड़े और वो करके, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व सभी अधिकारी भी है और कर्मचारी भी है और ऊपर तक और चेन है पूरी, तो वो चेन क्या करती है, वो पैसा बढ़ता, तो फिर ये जब प्लॉट अगर जो 1 करोड़ का है या 50 70 80 लाख का, तो 1 करोड़ का अगर कोई प्लॉट है तो 20 30 लाख 40 लाख रुपए मैं अधिकारी को भी दूंगा, भूमाफिया को भी दूंगा, वो उनके नाम पे सब पे वो जिन्हें कागज़ तैयार हो गए, जिन्हें कागज़ तैयार होने के बाद फिर सबको नॉलेज में आ गया, तो वो प्लॉट बिकता है कितने में? 1 करोड़ रुपए में। अब 1 करोड़ रुपए में इनोसेंट आदमी ने तो खरीद लिया वो प्लॉट, पर उसके तो पैसे जमा हो गए, लेकिन अल्टीमेटली वो है तो कागज़ फर्जी आज की तारीख में, वो ना तो प्लॉट बेच सकता है क्योंकि नगर निगम। अच्छा, फिर नगर निगम ने जाँच समिति गठित कर दी, जाँच समिति गठित करने के पश्चात जब जांच समिति गठित ही हो गई और आपने 81 प्लॉटों को मान लिया, तो आपने एक पोजीशन तो लिया। मैं तो कहता हूँ चलो, इन्होंने अजय जी ने कहा 272 प्लॉट है या जो भी प्लॉट है, आप ये कह रहे हो, मैं तो मान लेता एक प्लॉट में भी अगर करप्शन है तो आप उसको सलाखों के पीछे भेजो ना यार। मैं तो कहता हूँ एक प्लॉट है, एक प्लॉट के अंदर भी अगर करप्शन हुआ तो सलाखों के पीछे भेजो, इतनी ज़रूरत कहाँ है आपको? इंक्वायरी करने की क्या दिक्कत है जब आपको पता है कि ये सब फर्जी है और सबके पट्टों के नाम फर्जी है, पट्टों के अंदर फर्जी है, पोजीशन आपने लिया है प्लॉटों का, फिर आप कह रहे हो भाई हमारा कोई व्यक्तिगत कोई इसमें ये थोड़ी है क्या? हम चाहते हैं कि प्रशासनिक की जो दायित्व की कमी है ना लोगों के अंदर, वो दायित्व पूरा होना चाहिए कि भाई यार कि इस तरह से करप्शन कर रहा है आदमी और आराम से फ्री होकर घूम रहा है, ये कैसे हो सकता है? बारहट साहब जब थे, आप बता रहे हैं बारहट किस समय हुआ, उसके बाद सिद्धार्थ जी सिहाग आए, उसके बाद एक आशीष जी कोई आए थे दो, तो उनके समय में भी ये ऐसा देखो मैं आपको बताऊँ, मेजर काम हुआ बारहट साहब के समय, पर उनके देखा देखी जो निचला जो स्टाफ था वो तो वही था। किसी अधिकारी ने 5-10 प्लॉट उस तरह से कर सकते हैं, पर मेरा ये मानना है कि वो इनोसेंट है, कि उनको जानकारी नहीं, क्योंकि जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होता है वो जो बताता है वो अधिकारी मान लेता है कि भाई पहले भी करके गए तो कर लिया, तो उसमें हो सकता है 1-8 प्लॉट 12 आशीष सियाग साहब से भी हुआ हो, 1-2 कीर्ति राठौड़ इनोसेंट है वो, उनका इनोसेंट है वो, उनका ऐसा मानता मेरा बीच में इंटेंशन जो है, आरोप लगे कि साहब आपके भी कुछ आर्थिक हित उसमें बंधे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल इंटेंशन जो है वो बिल्कुल साहब, इसकी बात सही है, वो यूँ कहते हैं कि आर्थिक हित बंधा हुआ है, वाजिब बात है साहब। अगर 10 साल से मैं इस चीज़ को लड़ रहा हूँ तो हो सकता है, मैंने अभी आपको एक इशारा किया कि जो गैंग यूआई टीम पकड़े उसको इंट्रोगेट करो ना, मैं पहला आपको बता रहा हूँ, पर इस बात पे मैं आपको इस शहर के विधायक में कांग्रेसी पार्षद होते हुए मैं शहर के अभी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद जी, उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्होंने बात बहुत शांति से सुनी, समझी, और उन्होंने जिस ढंग से उस प्रेजेंटेशन किया, वो 200 करोड़ के या 300 करोड़ के, मैं 100 करोड़ का ही माल है, उदयपुर की जनता का माल है वो तो आज उदयपुर में, मैं एक बात बताता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यूडी टैक्स माफ़ कर दो, इतना पैसा है। आप मीडिया वाले सब जने, मैं आज एक नई कहानी आपके सामने खोल रहा हूँ। मेनारिया गेस्ट हाउस के सामने एक प्लॉट खाली था,
राम निवास जी ने खुलवाया था, और जो नगर निगम का प्लॉट था, यूआईटी का प्लॉट था, पर नगर निगम का क्षेत्र था वो। सबको ध्यान है, सबने खोला, आज वो प्लॉट बाजार में बिकने आ गया, उसका पट्टा बन गया है। आज इस 272 के अलग बता रहा हूँ, 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। मेरे हिसाब से आज की तारीख में 26,000 रुपये, 25,000 रुपये रेट होगी। तो अपन ये माने जो कांड आपने खोला है, निकाला, उसके बाद भी भू माफिया मतलब सुधर नहीं रहे हैं आज भी सर, अब आज भी नहीं सुधर रहे हैं, आज भी वही काम चल रहा है, पर अब उनका तरीका यूआईटी में हो गया है, यूआईटी के माध्यम से वो ले रहे हैं। ये जो 81 प्लॉट अभी जिसको निगम ने माना है, एक तो 40 प्लॉट अलग हैं, 41 प्लॉट जिनके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसा करके जो भी है आप बता रहे हैं, तो उन 81 प्लॉट के ऊपर ही आप कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, जो 272 प्लॉट से आगे मैं 385 प्लॉट की न्यायिक जांच मांग रहा हूँ। हो सकता है उसमें 100 प्लॉट मैं गलत हूँ, पर हर प्लॉट, जब मैंने नंबर दे दिया आपको, 101 नंबर दिया, आप कागज ना, उसको मालिक को बुलाओ ना। मैं हो सकता है गलत हूँ, पर कागज मांगने में और जांच करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो सही होगा वो सही सामने आएगा। हम ये अशोक जी साथ में, मेरे साथ एक पत्रकार थे उदयपुर के, मीडिया जगत के बहुत बड़ा पत्रकार, हम सेक्टर 6 में घूम रहे थे, एक जने का जिस जगह एक मकान तोड़ा, हम चले गए, मैं कहा यार ये प्लॉट तो मेरे सामने टूटा। वो आदमी नीचे उतर गया कि भाई साहब, मेरे को मंडी में मैंने जो मकान मेरा तोड़ा और रास्ता लिया, उसके एवज में मेरे को दिया। यही बात कही उसने, जो जीना ही नहीं। हो सकता है यार हम भी गलत हो, 10 साल में परिवर्तन हो, पर 385 प्लॉट से मेरी गारंटी है 300 प्लॉट मिलेंगे, 272 भी नहीं। करप्शन चाहे 1 रुपये का हो ना सैकड़ों, अशोक जी बात सही कह रहे हैं, एक करप्शन 1 रुपये का हो, 1 लाख का हो, 100 करोड़ का, अपराधी उतनी की सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार, वही सजा, वही कानून, वही धारा है उसके ऊपर लगी जो भ्रष्टाचार में 100% वही लगा। आप आर्थिक आरोप की आप लगा रहे हो, बात सही है। मेरे जिसने ये आर्थिक मेरे पे आरोप लगाया, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ही एक आरोप नगर निगम की गैराज समिति पे लगाया था। मैं जब नॉमिनेट पार्षद था, उन्होंने कहा यार मोटरसाइकिल के नंबर से कचरे के बिल पास हो गए, उन्होंने ही लगाया। जैसे ही आरोप लगाया उन्होंने, और उनको पता चला कि यार मेरी कमेटी के लोग ये सब मिलने गए, चुप हो गए। फिर गैराज समिति के अध्यक्ष ने एसीपी में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाना बहुत आराम से है, सामने सत्य तो बोलो। आपको कमेटी बनाई, चेयरमैन बनाए, आप सच बोलते हैं ना। आपने कमेटी क्यों कैंसिल कर दी? आपने जांच रिपोर्ट बताई तो कमेटी के मेंबर को बताना चाहिए था, जनप्रतिनिधि को। कमेटी हम रिपोर्ट बना रहे हैं, बंद कमरे में। उसने एसओजी में बयान दिया है नीलम वर्मा जी ने कि मेरे को बंद कमरे के अंदर जांच रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। सिर्फ एक लेडी दीपिका मेनारिया ने मना कर दिया है, और संदीप दादी ने मना कर दिया कि हमको जांच रिपोर्ट बनाई, हमारे कोई भूमिका नहीं। आप इसके अंदर जैसा भी आप बता रहे हैं कि आपकी इतनी मेहनत, इतने सालों से आप लगे हुए हैं, आप लोग ने एक कमेटी बना के, एक ग्रुप बना के आप इसको ऊपर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है और ये निरंतर चलता जा रहा है। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा? आप आगे क्या जब तक सरकार इन अपराधियों को सजा नहीं देगी, जिन्होंने भूखंड लिए उनके भूखंड प्राप्त वापस नहीं लेगी, लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा कि हम बेईमानी का माल खरीदना बंद करेंगे, तो अपने आप ही रुक जाएगी। अभी ये 272 प्लॉट में अगर 50 जने को नुकसान होगा, ये बात सही है, वो इनोसेंट भी हैं, उनके नुकसान होगा तो 200 दूसरे नहीं करेंगे काम। आने वाले भविष्य में ये काम भविष्य में नहीं हुआ, सरकार का माल रुकेगा। मैं एक बार बता दूँ, आज की तारीख में यूनिट टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही है, और एजेंसियों पे मॉनिटरिंग हो ही नहीं, और उसका कारण, मॉनिटरिंग नहीं होने का कारण आपको बता दूं, 6 बोर्ड हो गए हैं। जनता एक ही पार्टी को कर रही है। अगर एक पार्टी बदलती रहती ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पार्टी आवे, एक पार्टी एक बार आवे, एक पार्टी आवे, तो दोनों के काम पे मॉनिटरिंग होती है। जैसे राजस्थान में सरकार अशोक जी, मैं भी आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो आप एक अधिवक्ता के तौर पे आप मुझे बताएं, पार्टी पॉलिटिक्स इसके अंदर नहीं, आप बतौर अधिवक्ता बताएं कि इस जंग की चीज़ें जब आप देखते हैं कि जनता का हक मारा जा रहा है, और इन्हीं सरकारों के द्वारा जो काफ़ी लंबे टाइम से 5 बोर्ड हो गए हैं, उसके अंदर उन्होंने अपने भ्रष्टाचार, अपना भारी लेवल पे पेड़ जमा लिया, विकराल रूप ले लिया उसको, और किसी तरह की इन राजनेताओं को कोई चिंता नहीं है। उसके अंदर जनता के लिए आप किस ढंग से सख्त कदम अपनाने के आपने मानसिकता बना रखी है, किस लेवल तक आप जाने का मानस बना चुके हैं? इसमें देखो, आप जो विषय उठा रहे हैं, राजनेताओं को भी तकलीफ है, काफ़ी कुछ राजनेताओं को तकलीफ है। मैंने इस मामले में हम लोगों ने कटेरिया साहब से भी बात की थी, गुलाब जी साहब से, महामहिम राज्यपाल महोदय से।
उन्होंने कहा भाई जो जिसने अपराध किया वो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा सगा भाई भी हो। उन्होंने हमेशा ये कहा और हमेशा वो करेक्टर के प्रति उनका यूँ इसके प्रति वो राय, मैंने जब भी उनसे संपर्क किया तब उन्होंने कहा अशोक जी देखो इसको तो पूरा विषय को चलाना चाहिए, इसको करना चाहिए, जो इसमें चोर है वो सब सलाखों के पीछे जाने चाहिए। इसके अलावा भाई भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं ताराचंद जी जैन साहब, उन्होंने तुरंत विषय को जब अजय जी ने बताया तो तुरंत विषय को उठा के विधानसभा में उठाया और विधानसभा में उठाकर किया। तो भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्ष में है कि भाई यार जिसने अपराध किया वो सलाखों के पीछे जाए, क्योंकि लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, कर्मचारियों की मिलीभगत है और प्रशासनिक लाइबिलिटी की कमी है। अपने हिंदुस्तान में प्रशासनिक लाइबिलिटी की कमी है, क्योंकि आज के टाइम में किसी का कोई इंक्रीमेंट रुकता नहीं, किसी की पेंशन रुकती नहीं, किसी का पैसा रुकता नहीं, किसी की सैलरी नहीं रुकती, इस कारण उनको कोई परवाह नहीं। बाकी आज अगर एक इंक्वायरी अगर खोल दे और इंक्वायरी, जबकि अधिकारी ने खुद ने एफआईआर लॉन्च करा रखी है, थानों में एफआईआर लॉन्च करा रखी है, उन्होंने खुद ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अपने को सेव करने के लिए सेव बोल रहे हैं। और आपने इतना पैसा कमाया, मैं एक बात बताता हूँ, सबकी जांच करवा लो ना आप, क्या तकलीफ है भाई? कोई दिक्कत है तो बताओ, आप जांच करवा लो एक चीज़ की। और सेक्टर 3 से लगाकर 11 तक में जांच कराने में कितनी देर लगेगी आपको? एक घर में जाके जांच करा लो, कागज़ पेपर सामने आ जाएंगे आपके, ये गारंटी है कि आप जाँच करवा के देख लो। पर जांच आप क्यों नहीं कराना चाहते हो? आपको पता है मन में, आपके मन में खोट है, मन में चोर है, कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। और वैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड इसके पक्ष में है कि इंक्वायरी खुले, इंक्वायरी हो और चोर सलाखों के पीछे जाए। हम भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में कतई नहीं है कि चोर को बचाने के पक्ष में कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी, क्योंकि इसमें केवल मात्र प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के कोई हस्ताक्षर नहीं होते। हस्ताक्षर जो होते हैं वो होते हैं अधिकारियों के, और अधिकारियों की मिलीभगत से ही काम हो सकता है। जनप्रतिनिधियों के, अगर जनप्रतिनिधि कोई प्रेशर भी करता है मान लो, तो अधिकारी मना कर दे तो कोई होता है क्या? कोई भ्रष्टाचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता किसी हालत में, क्योंकि साइन अधिकारी के होते हैं, पट्टे पे साइन अधिकारी के होते हैं, नामल पे अधिकारी के होते हैं, लीड डीड पे साइन अधिकारी के होते हैं, तो साइन तो उनके होते हैं। कई लोग कई अधिकारी हैं इस नगर निगम में भी जो मना कर देते हैं किसी बार भ्रष्टाचार, भाई मैं नहीं करूँगा, हस्ताक्षर नहीं करते हैं वो इस पत्रावली पर। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग इसके पक्ष में कतई नहीं है, जो भी है सलाखों के पीछे जाए। और हमारा एक निवेदन है कि कुल मिला के प्रशासनिक कमी के चलते नहीं हो, लाइबिलिटी तय हो, हर व्यक्ति की एक लाइबिलिटी तय होगी। यार इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कोई लाइबिलिटी तय नहीं है अपनी, ये तो कैसे चलेगा? करोड़ों रुपए घोटाले आज भी हो रहे हैं भाई। यूआईटी अपने प्लॉट क्यों नहीं देख रही? देवस्थान अपने प्लॉट क्यों नहीं देख रहा? नगर निगम अपने प्लॉट क्यों नहीं देख रहा? भाई अपने प्लॉट लेके पोजीशन लो ना यार। भाई किसी अजय जी का लेना देना क्या? अजय जी लड़ाई लड़ेंगे क्या उसके लिए? या XYZ कोई और लड़ाई लड़ेगा क्या? भाई उसके लिए लड़ाई लड़ेगा सामने वाले से, वो लड़ाई लड़ेंगे यूँ? भाई आपके प्लॉट है, आप जब करोड़ों अरबों रुपए के प्लॉट पड़े हुए हैं तो उनके लेकर पोजीशन, लेकिन आप वो कार्रवाई करो। भाई उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्या किसी व्यक्ति को? ये तो गलत है। इसीलिए आप नगर निगम, UIT और ये एजेंसियां हैं, ये स्वयं लड़ाई लड़े और हमारा सहयोग करें साथ में कि साहब ये गलत हुआ तो हम आपके साथ हैं, और इंक्वायरी करा के सब प्लॉटों को व्यवस्थित करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ UIT को खास तौर से, कि जिस ढंग से UIT में प्लॉटों की हेराफेरी, प्लान किस तरह से पास होता है और पट्टे किस तरह से दिए जाते हैं, उनको चेता रहा हूँ कि किसी दिन हमारे जैसा जनप्रतिनिधि कोई पैदा हो जाएगा तो जो अधिकारी उन पट्टों पे साइन कर रहा है उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे कई प्रूफ है मेरे पास, जिसमें प्लान 17,000 स्क्वायर फीट का पास हुआ, पट्टा उनको 30,000 स्क्वायर फीट का दे दिया गया। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नगर निगम को तो हमने उदयपुर की जनता को बता दिया, जिस दिन UIT में चले गए तो UIT के अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, थोड़ा ईमानदारी से काम करो, उदयपुर शहर के लिए काम करो, और उदयपुर शहर बहुत खूबसूरत है, इसके विकास में और इसको मेंटेन करने के लिए काम करो। आपके चैनल से बस यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ अशोक जी सिंघवी, जिन्होंने भी थोड़े टाइम पहले जो पिछोला के अंदर एक बोर्ड डाली थी जिसके अंदर की साहब सारी चीज़ें परोसी जाएगी, सब बैठेंगे, उस मामले को भी आपने उदयपुर के अंदर सबसे पहले आपने उठाया और उस चीज़ को बाहर करवाया। ऐसे अधिवक्ता हमारे साथ हैं जो उदयपुर की जनहित याचिका को कोई भी जाता है उसको बहुत कोऑपरेट करते हैं। और आज अजय जी हैं, कई वर्षों से हम जानते हैं, अजय जी हमारे पुराने मित्र हैं। जिस चीज़ को लेकर, उदयपुर की जनता के हित को लेकर, उदयपुर की जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसको लेकर आपने जो बताया, जिस तरह से आपने एक आंदोलन खड़ा कर दिया, हर आदमी के चेहरे पे, हर आदमी के मुंह पे 272 प्लॉट, 272 प्लॉट।
आज जनप्रतिनिधि कहीं जाएगा, अगर वोटिंग अभी आने वाला निगम के चुनाव, उसमें जाकर हर आदमी यही सवाल 272 करोड़ का क्या हुआ, उस समय राजनीतिक व्यक्ति क्या जवाब देगा। ये भविष्य के गर्त में है। आज की इस चर्चा के लिए हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, जो है पधार इतना समय दिया है। मेरे कैमरामैन उमेश जी, भटनागर साहब, सतीश जी, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी हमारे यहाँ हैं, माथुर साहब, ये सभी ने इसको किया है। और मेरे एक ही छोटे से फ़ोन पे अजय जी ने एकदम हाँ किया कि नहीं मैं तैयार हूँ। अशोक जी से आज अचानक बाद मैंने कहा प्रोग्राम कर रहे हैं, आना है, आपने भी हाँ किया और आप आए और इस बढ़िया डिबेट हुई है। भविष्य में हम आगे और भी कई मुद्दे से उठा देंगे, हम आपको और आमंत्रित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्यालाल जी आपका भी धन्यवाद, उमेश जी, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।